हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे और कॉन्टिन्यूली घर पे पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गया, बाहर तो जाना नहीं है। अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करो, सिलेबस टाइम से पहले पूरा करना है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? हमने बोहर एटॉमिक मॉडल किया था, जे थॉमसन किया था, रदरफोर्ड किया था। आज हम करने वाले हैं बोहर। अब बोहर किस चीज पे वर्क कर रहे हैं? उनका मेनली फोकस है जो रदरफोर्ड ने कमी छोड़ी थी वो उसी को डील कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने क्या कमी छोड़ी थी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में अपने एक्सपेरिमेंट में अच्छी तरीके से बताया था, पर वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में नहीं बता पा रही थी। वे कह रहे थे आपका जो एटम्स है वो स्टेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम आपका एटम स्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। तो आज हम उस बोहर ने उसी को डील किया। वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे। न्यूक्लियस के बारे में पता चल चुका था। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर इज अ चार्ज इन विद इन द एटम, पर वो कहाँ होते हैं, क्या है, तो इस चीज के बारे में सारा डिटेल किसने बताया? बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्लियर करा ये सारे डाउट। तो आज करते हैं हम पहला आर्टिकल अपना, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर व्हेन इट गेन्स और लूज एनर्जी। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर वो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं या फिर दूसरे से पहले वाले में आ सकते हैं बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी, बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ एनर्जी। अब ये देखिए, ये आपको शेल्स दिखाई दे रही है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। ये इलेक्ट्रॉन अगर चाहे तो जंप कर सकता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो इस वाली शेल में जंप कर सकता है, तो इसको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी दोगे तो इसमें जंप कर जाएगा। जब इसमें जंप कर गया, मान लो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें आना चाहते हैं तो ये एनर्जी लूज कर देगा तो इस वाले में आ जाएगा। तो बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। बोहर को यही बताना था, इलेक्ट्रॉन्स को डीपली, न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि कैसे ये मूव करते हैं, कहाँ पे ये होते हैं, क्या इनका पैटर्न रहता है, इस सब के बारे में बोहर ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट आपको क्या मिलता है? इसमें पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं। अब आप एग्जांपल लीजिए, आप रैंडम एक बॉल पड़ी है, नॉर्मली ना हवा चल रही है ना कुछ है, आपके कमरे में पड़ी है मान लो, ठीक है, एक बॉल पड़ी है, क्या वो अपने आप ही चल जाएगी उधर? नहीं। फिर क्या कहोगे आप? अगर इन केस वो यहां से उधर चली जाती है तो आप क्या करोगे? मम्मी भूत है, भूत है। रियलिटी है। क्यों? क्योंकि बिना मूव करे तो कोई चीज मूव करेगी नहीं, बिना हिलाए तो वो हिलेगी नहीं। जैसे हिल जाती, मान लो एक चेयर है, अपने आप चल के उधर चला जाएगा? या फिर ये सोफा मूव करके उधर शिफ्ट हो जाएगा? नहीं ना। फिर क्या हो जाएगा? हाँ मम्मी भूत है। भूत का मतलब क्या है? किसी ने तो मूव करा है, चाहे वो भूत हो, है ना, किसी ने तो उसको मूव करा, तभी तो आप डर जाते हो, हाय भूत है, ये तो यहाँ से वहां चली गई। क्योंकि ये चीज चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो, आपको ये बात क्लियर होती है, बिना एनर्जी दिए किसी को उसकी जगह से नहीं हिला सकते। ये बात सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है। अगर कोई चीज यहाँ से वहां मूव कर रही है, इट मीन्स किसी ने तो मूव करी है, या उसको दिख रहा है ह्यूमन खड़ा है, ठीक है, आपकी मम्मी ने करी है, पापा ने करी है, तब तो नहीं डरते। अगर वहां पे कोई भी नहीं है फिर भी मूव हो रही है, इट मीन्स कुछ इनविजिबल समथिंग वहां पे है, चाहे वो भूत हो, ठीक है। तो यही बात बोहर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या कह रहे हैं कि कुछ तो एनर्जी दी गई है या फिर ली गई है कि वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि बॉल अगर पड़ी हुई है और वो हिल के उधर चलेगी, मूव करके ऐसे घूमती हुई उधर चलेगी, इट मीन्स आपने उसको या तो पैर से मारा होगा, गलती से हिट हो गई होगी, पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा ना, कुछ फोर्स आपने दिया उस मूव को हिलाने, उस बॉल को मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये यूजुअल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और बिना आपको फोर्स दिए कोई चीज मूव हो सकती है? नहीं, ये बात तो ट्रिगर ही नहीं होती माइंड में। कोई भी चीज जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहना चाहती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दोगे तो वो क्या होगा? वो उठ के दूसरी शेल में भाग जाएगा। अगर उससे ले लोगे तो वापस दूसरी शेल में आ जाएगा। तो एनर्जी का खेल है, जितना आप उसको एनर्जी दोगे उतना वो एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा तो वो दूसरी शेल में कूद जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बोहर का। एनर्जी दे रहे थे तो वो क्या हो रहा है?
उठ के भाग जा रहा है दूसरी शेल में। इलेक्ट्रॉन गेन और लूज एनर्जी व्हेन दे मूव बिटवीन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल तो फिक्स होते हैं, शेल्स जो होती हैं फिक्स होती हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल के अंदर मूव कर रहे हैं बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ एनर्जी, तो वो कौन बता रहा है? बोहर इस चीज को कह रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल, इसमें उन्होंने क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। As long as electrons remains in the shell, it never gain or lose energy. ये क्या कहता है बोर कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इसके पर्टिकुलरली एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल्स में मूव करते हैं। क्या किस में मूव करते हैं? पर्टिकुलर शेल्स में मूव करते हैं, जिसको आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके एनर्जी लेवल्स या फिर फिक्स्ड शेल होती है। क्या होती है? एक एटम के अंदर फिक्स्ड शेल होती है, जिनको आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसके अंदर ही मूव करते हैं। नंबर 2, ये कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मूव कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इनको एनर्जी नहीं चाहिए होती। अगर आपको ये जंप नहीं कराने, अगर आपको इन्हें जंप नहीं कराना, तो इनको पर्टिकुलरली एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एज लॉन्ग एज वे अपने उन्हीं शेल्स के अंदर है, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतना समझ में आ गया? मान लो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मर्जी से मूव कर रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उनको ना एनर्जी दे रहे हो ना ले रहे हो, तो क्या वो मूव करेंगे? वही वाली बात आ गई। अगर कोई चीज स्टेबल पड़ी है, वो स्टेबल ही रहना चाहती है। करा था ना, हाँ ये इस क्लास में ही करोगे, हम इनर्शिया करते हैं। तो जो भी बॉडी जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहना चाहती है, अनटिल और अनलेस आप उसको कोई और फोर्स नहीं देते। ठीक है, तो बोहर इस बात को ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड शेल होती है, ऐसे स्पाइरल शेल नहीं होती। नो, क्या होती है? फिक्स्ड शेल होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं करते। वैसे जब तक इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो एक दूसरे के शेल में जंप नहीं करते। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए। जो इनकी शेल्स होती हैं, बोहर के अकॉर्डिंग जो शेल्स होती है उनकी नेमिंग देखिए। जो शेल्स होती है KLMN, मार्किंग कर दी। इनको 1 2 3 4 ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप KLMN से इनको लेटर से डिनोट करते हैं। ये आपकी एनर्जी लेवल्स भी कहलाती है और ये आपके शेल्स भी कहलाती है। इनमें नंबर ऑफ शेल्स एंड एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। ठीक है, ये डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना। सेंटर में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके चारों तरफ शेल्स बनी रहती है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसका एक फिक्स पाथ होता है। अनटिल और अनलेस आप एनर्जी नहीं देते, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव नहीं किए जा सकते। अपने ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सबका अपना फिक्स पाथ होता है। ठीक है, अब इसके थोड़े से आप पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिए। एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसको रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस। जितना भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट और डिस्क्रीट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनका एक पर्टिकुलरली फिक्स ऑर्बिट होता है। स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं हर शेल, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दिखाई दे रहे हैं? के शेल है तो ये आपकी के शेल है, इसको या के कह लो या फर्स्ट कह लो। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रीट है, पहली दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये सेकंड शेल है, चाहे आपको उसको सेकंड शेल कह लो या फिर एल शेल कह लो। के एल एम, तीसरी शेल का नाम एम है, चौथी का एन है। इसी तरह से और भी बना सकते हैं। जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने आप शेल्स का नंबर इंक्रीज कर देंगे। These orbits are called the energy shells भी कहते हैं, या फिर उसको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। आप इसको डिनोट करते हैं के एल एम एन और एक्सेट्रा, इसको आगे इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर नंबरिंग 1 2 3 4 एंड फर्दर सो ऑन। ठीक है, while revolving in the discrete orbit electron do not radiate energy। ये चीज क्या थी? रदरफोर्ड ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं।
रदरफोर्ड क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो रेडिएट करते करते वो एनर्जी लूज करेंगे तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं बोर के अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, अपने फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करता है नहीं करता वो पता नहीं, वो क्या कहता है वो फिक्स पाथ में अपने रहता है, जो उनकी पर्टिकुलर शेल्स हैं उसी में ही ये रहते हैं और ये एनर्जी रिलीज नहीं करते। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब इतना रिवाइज कर लेना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।